नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सीहोर में एकजुट हो चुके हैं। इस बैठक में राज्य सरकार के कामकाज के साथ लोकसभा चुनाव पर मंथन जारी है। इस बैठक के जरिए ही प्रदेश के लिए आगामी चुनाव को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस महामंथन के बाद साफ हो चुका है कि आगामी लोकसभा चुनाव की कमान संघ हाथ में होगी। संघ के वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतने की रणनीति संघ के फॉर्मूले पर काम करेगी। इस बैठक में संघ के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की तरफ से राज्य भाजपा संगठन के प्रमुख विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वहीं संघ की ओर से प्रमुख पदाधिकारी अरुण कुमार, दीपक विस्पुते, संघ से भाजपा में गए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में लोकसभावार जिम्मेदारियां सौंपे जाने की तैयारी है, जिसमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए इस विषय को घर घर पहुंचाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। आपको बता दें, एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। भाजपा सभी स्थानों पर जीत दर्ज करने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में भाजपा 29 में से 28 स्थान पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं कमलनाथ का गढ़ होने के चलते छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ बीजेपी से है प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी, सिद्धार्थ सिंह रजावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुक्ता जी, आपसे मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा। जिस तरह से देख रहे हैं हम, कुछ ही महीनों बाद अब लोकसभा चुनाव होना बाकी है और दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की रणनीति बहुत एक अलग तरह से दिख रही है। एक सबको साथ लेकर और अपने एक बहुत सारे विंग्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं, अभी हमारे पास खबर भी थी कि जो संत समाज है अब वो भी बीजेपी का प्रचार प्रसार करेगा। अब यहां पर संघ के साथ आज एक अहम बैठक होने वाली। इस अहम बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है और क्या रणनीति बनेगी? देखिए भागीरथ जी, हम लोगों ने अभी जो विधानसभा चुनाव थी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए भागीरथ जी, हम लोगों ने अभी जो विधानसभा चुनाव थी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, तो उसमें जो है संघ की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। संघ ने जो जन कल्याण की योजनाएं थी, जो जितने भी नीति थे, सबको जनता तक पहुंचाया और कई साल पहले से शुरू कर दिया था। विधानसभा चुनाव तो 2023 में थे, लेकिन संघ की भूमिका बहुत पहले से शुरू हो गई थी। लोगों के बीच में जाना, जन संवाद करना, जन कल्याण योजनाएं बताना, ये सब जो है संघ ने की। तो इस बार की जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव था और जिस तरह से जीत हासिल हुई बीजेपी को, उसमें संघ की अहम भूमिका मानी जा रही है। तो आज की जो बैठक है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि जो लोकसभा 2024 है उसका पूरा रोड मैप जो है वो तैयार होगा। आप देखिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, उन सबको बुलाया गया है। उन सबके साथ विचार विमर्श मंथन के बाद जो है एक पूरा रोड मैप तैयार होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं मुक्ता जी। लेकिन यहाँ पर एक वंदना त्रिपाठी जी भी आपके साथ है, मैं उनसे एक सवाल भी करना चाहूंगा। वंदना जी, अक्सर संघ के जो बड़े पदाधिकारी रहे, उनके हमने वक्तव्य सुने, वो कहते हैं कि जो संघ है वो एक सांस्कृतिक संस्था है, वो राजनीतिक संस्था बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी के लिए संघ बहुत साइलेंटली काम करता रहा है और उसका असर हमने कई क्षेत्रों में देखा भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अब फ्रंट फुट में आकर, सामने आकर पूरी तरह से बीजेपी के लिए एक चुनावी एक रणनीति तैयार भी कर रहा है। और उसका नतीजा भी है कि जिस तरह से भाजपा के जो पदाधिकारी हैं और जो संघ के पदाधिकारी वो साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं। देखिए, अगर संघ की बात करें तो संघ का सिर्फ एक ही दायित्व है, वो है राष्ट्र हित में काम करना। और संघ ने हमेशा राष्ट्र हित में काम किया है।
संघ को अगर हम कहेंगे कि एक सांस्कृतिक संस्था है तो बिल्कुल एक सांस्कृतिक संस्था है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, हमारे भारत की संस्कृति को आगे ले जाना, भारत की परंपराओं को आगे ले जाना, बौद्धिक के माध्यम से जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और हिंदुत्व को प्रमोट करना, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हिंदुस्तान कहलाता है और कहीं ना कहीं भारत में हिंदुत्व की वजह से ही भारत आज जीवित है। तो संघ का काम यही है कि हमेशा जो संस्कृतियां हैं, रीति नीतियां हैं हमारे भारत की, सनातन की, उन सब को आगे ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी का साथ संघ इसलिए देता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस सनातनी परंपरा को, उस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संघ का आशीर्वाद सदा से बना रहता है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि अब जिस तरह से लेकिन इस बार जो लोकसभा हो रहा है, लोकसभा की जो रोड मैप तैयार करने की बात हो रही है, आज की जो बैठक है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संघ का अगर भूमिका देखें तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी। बौद्धिक के माध्यम से जन जन तक जाकर विभिन्न प्रकार के माध्यमों से संघ ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हितग्राहियों तक पहुंचाई, उन्हें बताई और उनका लाभ कैसे ले सकें ये सब उन्होंने बताया। संघ ने हमेशा भारत के हित में काम करने के लिए दृढ़ निश्चय लिया है। तो भारत के जब हित में कार्य होता है तो संघ उस हित के कार्यों को जनता तक, जनमानस तक, जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अगर संघ का आशीर्वाद और संघ का मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो अवश्य ही जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे जो मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो जो जन हितैषी और जन लाभकारी योजनाएं चला रही हैं वो जनता तक पहुंचा के ये आग्रह करेगा कि जनता उसे चुने जो देश के हित में काम करता है, जो राष्ट्र के हित में काम करता है। और राष्ट्र सबसे सर्वोपरि होता है, ये संघ भी मानता है और ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, बाकी सब उससे नीचे। ठीक है, बिल्कुल। और मैं यही कह रहा था कि अब संघ पूरी तरह से मुखर होकर अब चुनाव में भी अब दिखाई देता है। पहले भी काम करता था, बहुत बेहतरीन काम करता था, लेकिन साइलेंट में, लेकिन अब सामने मुखर होकर। मुक्ता जी, मैं वही कह रहा था अभी हमारे, मुझे लगता है थोड़ा से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फिर से जुड़ेंगे वो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी को जिस तरह से आरोप लगाती है, साथ में आरएसएस के ऊपर भी आरोप लगाती रहती है, लेकिन यहाँ पर रणनीति काम आती है आरएसएस की। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद एक नया नेतृत्व भी है, इसलिए संघ यहाँ पर एक पूरी मुखरता के साथ सामने आया है। क्योंकि हमने पहले इस तरह की बैठकें होती होंगी, लेकिन इतने इस मुखर पैमाने में या इतने इस सामने आकर इस तरह की बैठकें हमने शायद पहली बार देखे, कुछ सालों में देख रहे। क्या मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व है, इसलिए संघ ने एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली है मध्य प्रदेश में? वंदना जी से भी मेरा सवाल रहेगा यही सेम। देखिए भागीरथ जी, ये बताना चाहूंगी कि देखिए संघ और जो संघ की लगातार बैठकें ऐसे होती रही हैं जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो जाते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है। ये हम लोग देखते आ रहे हैं। पिछले साल भी था, पिछले साल जब विधानसभा चुनाव था उससे पहले भी इस तरह की बैठकें थी और तमाम जो जैसे मुख्यमंत्री, जितने जो मंत्री हैं सब मिलते हैं, सब बैठ के विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं और तमाम रणनीति तय होती है। और ये ऐसा एकदम से आप जो कह रहे हैं कि पहली बार है, ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार होता रहा है, संघ की बैठकें होती रही हैं। चलिए अब हम वंदना जी से पूछ लेते हैं, जैसा कि जो भागीरथ जी कह रहे हैं कि संघ एकदम सामने आके जो बैठक कर रहा है। नहीं देखिए, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ मुक्ता जी, और जो रोड मैप तय होना है इसमें एक लाइन देना चाहूंगा। इस सवाल में इसलिए कर रहा हूँ, देखिए नए मुखिया के साथ साथ क्योंकि संघ के कई बड़े पदाधिकारियों का वक्तव्य मैंने सुना है कि हम राजनीतिक संस्थान या हम राजनीति से दूर रहते हैं। इसलिए मैं कहीं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, मैं अभी इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले कुछ सालों से बात कर रहा हूं। पिछले कुछ सालों से जिस मुखरता के साथ हमने संघ को देखा है, हमने वो मुखरता के साथ हमने पहले नहीं देखा है। क्या 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद आरएसएस ज्यादा मुखर हो गया है? या अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर नया नेतृत्व है इसलिए आरएसएस और ज्यादा मुखर हो गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ सालों से है। देखिए, नए नेतृत्व और इन सब चीजों के कारण संघ सामने नहीं आया है। संघ वो संस्थान है जो भारत की परंपराओं को, संस्कृति को, रीति नीति को, और मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली संस्था है। अब वो समय आ गया है जब हिंदुस्तान अपना नाम विश्व पटल पर लिख रहा है। और किसके माध्यम से लिख रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो हमारा जो भी, हमारे भारत के जो भी ऐसे संस्थान हैं जो हमारे देश का समर्थन करते हैं, हमारे राष्ट्र का समर्थन
समर्थन करते हैं वो सब आगे आ रहे हैं। आप देखिए कि कितना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, 22 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, वो कभी नहीं चाहती थी कि रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो। उन्होंने तो एक संकल्प पत्र दायर कर दिया था कि राम काल्पनिक है। जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो अपने देश को बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ऐसी पार्टी के अगेंस्ट में तो मुझे लगता है कि सारी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को जुट जाना चाहिए और ऐसी पार्टी को देश से उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो देश में जो सांप्रदायिकता के नाम पे हिंसा फैलाती हैं, जो देश में लोगों को जाति के नाम पे लड़ाती हैं, जो भाईचारा फैलाने की बजाय भाई बंधु को आपस में लड़ाती हैं। इस तरह की संस्थाओं को, इस तरह की राजनीतिक पार्टियों को हमारे जैसी संस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों को, संघ जैसी संस्था हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, सबको एकजुटता के साथ ऐसी राजनीतिक पार्टी। ठीक है, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। आपने कहा ठीक है, ये सेम सवाल कांग्रेस से कर लेता हूं मैं। तभी हमारा भारत एक विकसित जो विकासशील देश है उससे विकसित देश बनेगा। और हम कहीं अनंत नारायण जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमस्कार। अनंत नारायण जी, एक बहुत ही एक अहम बैठक हो रही है संघ के पदाधिकारियों की, बीजेपी के पदाधिकारियों की। आप लोग जब भी आरोप लगाते हैं बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आरएसएस की जो रणनीति है वो काम आती है और बीजेपी कई क्षेत्रों में जिद दर्ज करती है। इस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आरएसएस की है तो उसमें हमें नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी की है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उसमें जाता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि क्या जो पार्टी जो संगठन अपने आप को राजनीति से अलग बोलता था, आज किस तरह से राजनीतिकरण कर दिया उन्होंने, किस तरह से या तो भाजपा को उन्होंने अपनी गोद में बैठा दिया या वो भाजपा की गोद में बैठ गए। ये तो समय के उसमें गर्त में है। लेकिन जो संगठन पहले बोलता था कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा अलग है, संघ अलग है, आज वो किस तरह से अपना अधिकार भाजपा पे या सत्ता पे जमा रहे हैं, ये भी हम सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही हैं, मोदी जी भी कर रहे थे, इतनी होंकार बढ़ रही है। ये ऐसा लग रहा है राम मंदिर जी का शिलान्यास ये खुद इनने उसको आइडेंटिटी कर लिया अपने, केवल ये कॉपीराइट करवा लिया होगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है, देश की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, धर्माचार्यों का कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश की जनता इन सब बातों को सुन रही है, बहुत गंभीरता के साथ ले रही है और इनको या तो समय पर जवाब देंगे। जब साइनिंग इंडिया नहीं रहा तो मोदी मैजिक कहाँ तक रहेगा, ये भी सोचनीय बात है। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से धरातल पे आएंगी। हम तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीड़ित शोषित मानवता का दुख हरण करें, मध्य प्रदेश में महंगाई कम करें, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दें, मध्य प्रदेश की बहनों को 3,000 का जो वायदा किया था भाजपा की सरकार ने, वो 3,000 रुपए दें। जिन लोगों को, एक बात और बताइए, जो 60 साल से बड़े हो जाते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनको हम बंद कर देते हैं वजीफा देना या जो सहायता देना, तो उनको और दी जाती है। ये बड़ी सोचनीय बात है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया कि हमारा तो लक्ष्य है कि 60 साल तक लोगों को। ठीक है, मुझे लगता है आप योजनाओं पर बात कर रहे हैं, हम योजनाओं पर डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी इस बैठक को लेकर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि अलग अलग थे और अलग अलग कहते हैं, लेकिन आप लोग जब आरोप लगाते हैं एक साथ ही लगाते हैं। आप लोग बीजेपी आरएस कहकर आरोप लगाते हैं और आप अभी कह रहे हैं कि अलग अलग है। तो मुझे लगता है आप लोग खुद मानते हैं एक है, और अब मुझे वही कह रहा हूं कि अब बीजेपी के नेता भी इसको मानना शुरू कर दिया है कि एक है। लेकिन मुझे याद है सर्ग संचालक थे, पूर्व संचालक, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस भी राष्ट्र हित में काम करेगी तो आरएसएस उनका भी समर्थन करेगा। वंदना त्रिपाठी जी, ये तो घड़ियाली आंसू बहाने वाली बात हो गई है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को गोद में बैठे या भारतीय जनता पार्टी को अपनी गोद में बैठा लें। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आरएसएस की एक संगठन है ये बीजेपी। ठीक है। वंदना त्रिपाठी जी, जिम्मेदारियां क्या आपको जिसमें तय होने वाली है? बीजेपी के पास क्या जिम्मेदारी रहेंगी, संघ के पास क्या जिम्मेदारी रहेंगी, या फिर एक सामूहिक जिम्मेदारियां रहेंगी, और किस तरह से इसमें रणनीति सामने आएगी? देखिए, अभी बैठक प्रारंभ हुई है और उसमें क्या निकल कर आता है वो समय बताएगा। लेकिन जो ये आनंद तारण जी कह रहे थे उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसके जीन्स में अभी भी अंग्रेजों के जीन्स हैं और जो फूट डालो और राजनीति करो में विश्वास रखती आई है, 70 सालों तक आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? और आप तो कहते थे कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, तो अब तो आप क्षमा मांग लीजिए उन सारी लाडली बहनों से। देखा आपने कल किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली
लाडली बहना योजना का पैसा उनके खातों में डलवाया। तो कृपया करके आप इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करिए। ना बीजेपी संघ की गोद में बैठी है, ना संघ बीजेपी की गोद में बैठा है। बीजेपी और संघ समन्वय बनाकर भारत की संस्कृति, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते थे कि भारत एक विकसित देश बने। आप कभी नहीं चाहते कि हिंदुत्व का डंका बजे। आप लोग हमेशा से चाहते थे कि राम मंदिर कभी ना बने, और इसीलिए आज आप लोगों को मिर्ची लग रही है कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर क्यों बन रहा है। वरना क्यों मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राम मंदिर नहीं बनवाया? क्यों उनको तो मना लो, राजीव गांधी जी ने तो कहा था, उन्होंने ताले खुलवाए थे, तो आप लोगों ने मंदिर क्यों नहीं? ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी ना कि मंदिर बनवाए। आप लोग हमेशा बस मुद्दों को भटकाना जानते हैं। आप लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। आप लोग आपसी कलह से जूझ रहे हैं। ठीक है, आप मुद्दे की बात करें वंदना त्रिपाठी जी। मैं कह रहा था इसमें रोडमैप क्या तैयार होगा, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रमुख तौर से रहेगी। इसका प्रचार प्रसार प्रमुख तौर से किया जाएगा। इस बैठक में ये जरूर तय होगा। और क्या बोले, अवश्य अवश्य ही हम रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके विषय में भी अवश्य ही चर्चा होगी, क्योंकि एक बहुत भव्य इवेंट होने वाला है और वो इवेंट पूरे वर्ल्ड में भारत को प्रसिद्धि दिलाएगा। तो उसकी भी चर्चा होगी, साथ ही साथ लोकसभा को लेकर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं राम मंदिर सिर्फ एक राम मंदिर नहीं है, वो भारत की संस्कृति का प्रतीक है, भारत की जो अखंडता का प्रतीक है। राम भगवान को सिर्फ आप राम भगवान के रूप में मत देखिए, उन्हें एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखिए, एक डिसिप्लिन्ड ह्यूमन की पहचान देने वाले व्यक्ति के रूप में देखिए, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में देखिए, एक प्रेम करने वाले भाई के रूप में देखिए। तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड को एक हार्मनी का मैसेज देता है। और इसीलिए राम मंदिर का जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा हार्मनी देने वाला, संदेश देने वाला। लेकिन चुनाव से पहले इसका प्रचार प्रसार और चुनाव तक इसका प्रचार प्रसार जरूर किया जाएगा। ठीक है। राम जैसा भी एक बेटा हुआ था, भगवान राम जैसा भी एक भाई हुआ था, और भगवान राम जैसा भी एक पति हुआ था। ठीक है, आनंद तारण जी, देखिए आपके नेता भी संघ की कई बार तारीफ कर चुके हैं। मुझे एक अच्छा सा बयान याद है कि आपके किसी नेता ने कहा था कि संघ के जो कार्यकर्ता वो चना और पानी खाकर वो इस तरह से काम करते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में काम करते हैं, और उसका असर बीजेपी को मिलता है जमीनी स्तर पर। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आप भी मेरी इस बातों से सहमत होंगे। और इसलिए जब भी आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के साथ आरएसएस भी आप लोग जोड़ते हैं। लेकिन इस रणनीति को आप कैसे आप लोग सामना करेंगे, क्योंकि यहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें आपके जो नेताओं लोग को जो निमंत्रण मिला है उन्होंने जाने से अस्वीकार कर दिया। तो आज की जो बैठक हो रही है, जो आरएसएस के पदाधिकारियों, बीजेपी के पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है, इसमें प्रमुख तौर से ये जरूर इसमें शामिल किया जाए कैसे इस बात को लेकर लोगों तक जाया जाए और लोकसभा में इसका कैसे फायदा मिले। तो इन रणनीतियों को आप कैसे आप लोग सामना करेंगे, कैसे आप लोग अपनी रणनीति तैयार करेंगे संघ के सामने और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और इसके सामने? देखिए, रामलला की जहाँ तक बात है, रामलला तो सबके हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट करा रखा है क्या? मैं तो आज ये बोल रहा हूँ कि जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, वो तो आज नाराज हैं। हमने एक धर्माचारी का सुना था कि उन्होंने बोला कि अभी ये पूर्ण नहीं हुआ राम मंदिर, इसका शिलान्यास कैसे करें, इसका उद्घाटन कैसे करना है। ये सोचने की बात है, जब वो नहीं हो पा रहा है एक मत, वो आपसे नाराज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा ये कि हम इन सब चीजों से, अलग बात है, राम मंदिर का मामला अलग है, ये सबके लिए है और सबके हैं राम मंदिर, और सब में इसमें चंदा दिया। और सन्यासी कभी भी किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, इसलिए शंकराचार्य जी लोग 22 जनवरी को नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो रामलला के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। तो आप कृपया करके इस बात पे भी राजनीति ना करें। शंकराचार्य जी, एक शंकराचार्य जो है हमारे, वो सन्यासी और सन्यासी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। थोड़ा सा अपना जो हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लें, क्योंकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स में ही क्लियर नहीं, आपको पता ही नहीं कि हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, और उसका विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। कम से कम खुशी की बात है, चुनाव आ गया तो आपने राम के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। कम से कम राम मंदिर बन गया तो आप ये मानने तो करवा लें, इनके अपन प्रवचन करवा लें। कि रामलला नाम के एक व्यक्ति थे, हम लोगों को मत बिठाला करो इनके प्रवचन। नहीं, ठीक है आनंद जी, इसलिए मैंने कहा एक एक करके बात करते हैं। उन्होंने अपना विरोध दर्ज करना था, उन्होंने विरोध दर्ज किया। मुझे लगता है डिबेट ऐसी होती है, अगर आपको किसी बात से आपत्ति है अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं आप। मुझे लगता है डिबेट ऐसी होती है। और अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप कहिए, प्लीज कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
नहीं तो विरोध क्या दर्ज किया वो तो बताएं। नहीं, आप कह रहे थे शंकराचार्य नहीं जा रहे, इसका उन्होंने जवाब आपको दे दिया। अब अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। क्या जवाब दे रही हैं? कहाँ जा रहे हैं शंकराचार्य? उन्होंने तो विरोध कर दिया। एक उन्होंने यही कहा कि वो सन्यासी है इसलिए नहीं जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। वो अपना जवाब दे चुकी है आपको। क्यों जाएंगे? जो भी धर्म का ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है जो दूसरा सवाल था मेरा आपसे, आप लोग किस तरह से रणनीति से सामना करेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ आरएसएस भी पूरी मुखरता के साथ सामने खड़ी है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति? क्योंकि सेवा दल को लेकर जब भी अक्सर बात होती रहती है आप लोग की, तो अगर उसको आरएसएस से कंपेयर किया जाता तो उतनी मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं देती है सेवा दल। हम तो आम जनता को साथ लेके चलेंगे। हम आम जनता तक इनकी जो रीति नीति है वो बताएंगे। जो इनके वायदे थे, जो 2013 में करे दिन में वायदे, उनसे लेकर आज तक के वायदे बताएंगे। चाहे भारत सरकार के वायदे हों, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के वायदे हों, इन सब तो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो जो मुद्दे आप लोग के हैं उसी मुद्दे के साथ आप लोग जाएंगे। एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं मुक्ता जी से। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से बीजेपी के साथ आरएसएस भी है, लेकिन कांग्रेस के साथ सेवा दल है, लेकिन उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिखती है सेवा दल, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? अभी की तैयारी में कौन ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है, और आज की जो बैठक होने वाली है इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है, संक्षेप में? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था भागीरथ जी, देखिए इस बार का जो 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उसमें जो संघ की भूमिका, जो लगातार इतने सालों तक वो जनता से संपर्क कर रही थी, उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है। और आज की जो बैठक है उसमें जो डेफिनेटली 2024 का जो लोकसभा है उसको लेकर रोड मैप तय होगा, पूरा जो खाका है वो तैयार होगा, और इसमें भी संघ की भूमिका अहम होगी, ये आप भी जानते हैं और हम लोग देखते आ रहे हैं लगातार। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार कहती है हम जनता के बीच में जाएंगे, तो उसको सशक्त रूप में जनता के बीच में जाना पड़ेगा और अपनी बात को बताना पड़ेगा, तभी तो जनता कांग्रेस से कनेक्ट होगी। जो बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट हो जाता है वो संघ की भूमिका हो जाता है। संघ जो है जनता से कनेक्टेड रहती, तो उससे उसको फायदा मिलता है। तो यहाँ पर कांग्रेस को बीजेपी के साथ संघ की रणनीति से भी जूझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, वंदना त्रिपाठी जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद तारण जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संघ भाजपा का महामंथन देखना होगा, इस मंथन में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जब जो संघ की रणनीति है उसका बहुत अच्छा खासा फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि संघ के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता भी तारीफ कर चुके हैं, और दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर किस तरह से संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं उसका असर बीजेपी को मिलता है। लेकिन इस बार यहां पर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं संघ के पदाधिकारी, संघ के कार्यकर्ता खुलकर सामने आ रहे हैं और चुनाव में बीजेपी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। देखना होगा इसका कितना फायदा होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।